सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विथ हाइड्रोजन एंड 20 लीटर अमोनिया गैस प्रोड्यूस, द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन इज। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फिर इसके जैसे और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें स्टाइकोमेट्री बैलेंस करते आने चाहिए। बैलेंसिंग हमें समझ में आना चाहिए रिएक्शन में क्या होता है। चलो पहले हम लोग कंपेयर करते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन का मीनिंग। तो हमारे पास नाइट्रोजन है, साथ में हाइड्रोजन भी है, और वो कंबाइन होकर क्या मिल रहा है, NH3 मिल रहा है। एंड इसका रेशो होता है 1:3:2 का। बोला है इसमें 56 लीटर नाइट्रोजन ले लिया है, और हाइड्रोजन के बारे में कुछ बताया नहीं है। मिक्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया, कितना लिया, क्या लिया, एक्सेस में है या फिर कम क्वांटिटी में है। बट ऐसा करने के बाद उसको 20 लीटर नाइट्रोजन मिल गया। रेशो ये है, अमोनिया मिल गया। रेशो ये है कि ये 2:1 का रेशो है। तो हम ये देखेंगे कि ये होने के लिए कौन कितना रिएक्ट कर रहा है, किया होगा। तो 20 लीटर अमोनिया बनने के लिए हाइड्रोजन कितना लगा होगा, 30 लीटर लगा होगा, और नाइट्रोजन 10 लीटर लगा होगा। और इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, बट इसके बारे में बताया कि 56 लीटर था, तो रिमेनिंग रह जाएगा 46 लीटर। ठीक है, तो बीकर में 46 लीटर नाइट्रोजन है एंड 20 लीटर अमोनिया है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना था, 46 आंसर था, राइट था। तो इस तरह से साइकोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बट मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि बोला है एक प्रोटीन है जिसमें 0.3% ग्लाइसिन है। एक प्रोटीन में 0.3% ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन का मोलर मास 75। So what is the molar mass of protein? Is yes, तो कितना होगा जबकि उसमें 0.3% ग्लाइसिन प्रेजेंट है, जिसका कि मोलर मास 75 है। उस ग्लाइसिन का मोलर मास 75 है, तो उस प्रोटीन ए का मोलर मास कितना होगा। हमें पता है कि ये अमीनो एसिड कंबाइन होकर प्रोटीन बनते हैं, तो ये अमीनो एसिड्स मेनी टाइम्स कंबाइन होते हैं, तो वो नहीं पता हमें कितने टाइम्स वो कंबाइन हुआ। अदरवाइज एक यूनिट का तो हमारे पास 75 है, और उसमें वो जो प्रोटीन है उसमें 0.3% ग्लाइसिन है, तो उसका मोलर मास कितना होगा। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ, आपका आंसर भी आ गया है। अच्छा, आंसर पहले से पता था, सॉल्व भी कर लिया आपने। अच्छा, तो कैसे करते इस क्वेश्चन को सॉल्व, मुझे थोड़ा सा हेल्प करे। हाँ, या 0.3% है, राइट, इज इक्वल्स टू उसका मोलर मास, उसका एटॉमिक मास, इसका ग्लाइसिन का मोलर मास 75 है, तो जो उसका मोलर मास होगा वो कितना होगा, इनटू 100। यस, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। कितना आ रहा है, 25,000। ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अपने। हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड का 0.01 मोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है, और उसका 60% उसमें कार्बन बर्न हो गया, 4.4 ग्राम CO2 बना है। क्या है क्वेश्चन,
कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.01% हमने 0.01 मोल हमने लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें 60% ऑफ कार्बन बर्न यानी कंबशन में लेके चले गए। ऐसा हो जाने से अभी हमें पता है कि जब भी कभी हम कंबशन में लिख जाएंगे तो क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, और जो वहां पर CO2 बना है इट्स अ 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो वो क्वेश्चन कर रहा है मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। .01 मोल ऑफ दैट कंपाउंड, उसका 60% बन हुआ है, तो उसमें 4.4 ग्राम CO2 बना है, तो वो कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। जब तक आप इसको सॉल्व करो मैं कंबशन का रिएक्शन बना देता हूँ कि एक कंपाउंड होगा, उसमें नहीं बताया कि वो हाइड्रोकार्बन है, हम हाइड्रोकार्बन के लिए रिएक्शन बनाते हैं जनरली। ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, कुछ भी हो सकता है उसमें, बट ये तो है कि उसमें X टाइम्स कार्बन होगा और जो भी होगा हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, व्हाटएवर। कंबशन में जब वो जाएगा तो उससे X टाइम्स CO2 बनेगा, इतना तो हमें कंफर्म है। यस, तो जितना मोल उसमें कार्बन होता है उतना ही मोल CO2 बनता है। इस पॉइंट को अगर हमने ध्यान में रखा तो अपना आंसर बन सकता है। कि जितना मोल CO2 होगा उतना मोल उसमें कार्बन होगा, और उतना मोल अगर कार्बन होगा तो फिर उसका मोलर मास कितना होगा। ट्राई करें। ओके, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट इसको इजीली अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर बन सकता है। बोला है कि जितना भी मोल का कंपाउंड है, 0.01 मोल कंपाउंड है, उसका 60% कार्बन ही बन हुआ है, 100% कार्बन बन नहीं हुआ है। तो ये जो वैल्यू मिली है अपने को 4.4 ग्राम CO2 इज नॉट द 100% मोल जो कि कार्बन उसमें प्रेजेंट है। ये कितने मोल की वैल्यू ओनली 60% मोल की वैल्यू है, ठीक है। यानी उसमें कार्बन उससे ज़्यादा है, जितना वो बता रहा है उससे ज़्यादा कार्बन उसमें है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लिया जाए कि 0.01 के 60% कितने होते हैं, यानी पता चल जाएगा कि उसका उतना कार्बन बर्न होके इतना ग्राम अपना इतना मोल, ये तो हमें पता है कि कितना मोल बन रहा है 4.4 ग्राम, नथिंग बट कितना मोल CO2, 0.1 मोल CO2 बन गया है। चलिए ट्राई करते हैं। अच्छा, 60% कार्बन जब बर्न हो रहा है तो 4.4 ग्राम CO2 रिलीज कर रहा है। अगर ये 100% कार्बन बर्न हो गया तो कितना ग्राम CO2 रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे मोल से रिलेट कर देते उसको, ये ना करते हुए कि अगर 60% कार्बन बर्न हो रहा है तो वो रिलीज कर रहा है 4.4 बाय 44 नथिंग बट 0.1 मोल CO2, ठीक है। तो जब वो 100% कार्बन बर्न हो जाए, जो जितना भी कार्बन उसमें होगा वो यहाँ समझ में आ जाएगा अपने को। तो 100% जब कार्बन बर्न हो जाएगा तो वो कितना CO2 रिलीज करेगा। अब 7.3 बाय 44 कर देंगे हम लोग, तो उससे इसके x मोल बन जाएंगे।
ठीक है। अब यानी उसमें इतना मोल कार्बन है। अब ये इतनी वैल्यू किसके लिए आई है? ये 0.01 के लिए आई है, इतनी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतने मोल उसके इसके प्रेजेंट है, यानी इतना उसमें अपना समझ में आ जाएगा अपने को कि एग्जैक्टली उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर अगर 100% कार्बन बर्न हो जाता है तो हमें समझ में आ रहा है कि उसमें एग्जैक्टली कितना कार्बन होगा। जैसे कि हम लोग लेते हैं ना अपना इडियोमेट्री में कि हमारे पास CXHY टाइम्स प्लस O2 ले लिया तो X टाइम्स CO2 बन गया। तो फॉर एग्जांपल अगर इसके 1 ml को बर्न करने के बाद इसका 4 ml CO2 मिल रहा है तो उसमें कार्बन कितना है प्रेजेंट है? 4 कार्बन प्रेजेंट होता है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएंगी कि जितना भी कार्बन उसमें प्रेजेंट होगा। या फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले जो कंसेप्ट लगाया कि अगर कोई कंपाउंड में नाइट्रोजन अगर दिया है सपोज कि वो 10% प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे कि 10% नाइट्रोजन नथिंग 10% कंपाउंड है, यानी 10% में वो हमने भी जो लगाया कंसेप्ट, या फिर एक अपन ने इसका देखा था इंसुलिन में सल्फर 3.2% है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि अगर 100 में से 100 ग्राम कंपाउंड में 3.2 ग्राम सल्फर है तो जब वो 32 ग्राम सल्फर रहेगा दैट टाइम उसका मास 1000 रहेगा। तो अब एक बार हमें ये समझ में आ गया कि कार्बन कितना है तो हम लोग उससे उसका मास निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक बार समझ में आ गया कि कार्बन जो है ये 0.01 नथिंग बट 12 ग्राम में एक इसमें इतना प्रेजेंट है 0.01 में, तो 1 मोल में फिर हो जाएगा उसका 0.01 के मोल के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए उसको मल्टीप्लाइड बाय उतना, ठीक है। ये कंसेप्ट मुझे इसके लिए लगाना पड़ेगा। अब कैसे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं ये आप पे डिपेंड है। दोनों हिंट आपके पास है, करो ट्राई करके देखो। 0.01 कंपाउंड, एक 0.01 मोल ऑफ कंपाउंड है, इसका अभी उसने 1 मोल नहीं लिया तो उसको 60% बर्न करने के बाद 4.4 ग्राम CO2 बन रहा है। तो इसमें दो चीज़ें करना पड़ेगा हमें कि 60% कार्बन बर्न कर रहे हैं तो इतना बन रहा है, 100% कार्बन बर्न करेंगे तो कितना बनेगा, और जो भी यहाँ पे कार्बन CO2 बन रहा है ये अभी 0.01 मोल के लिए बन रहा है। हमें देखना ये है कि 1 मोल के लिए कितना होगा। 1 मोल के लिए जो आएगा वही उसका मोलर मास होगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आपको ये समझ में आता, अपने को अपन ने ये देखा था कि कार्बन है प्लस O2 दैट गिव्स CO2, ठीक है। तो कार्बन अपने पास 12 ग्राम अपन कार्बन लेते हैं। 12 ग्राम कार्बन में हम लोग ऐड कर रहे हैं 32 ग्राम CO2, तो तब जाकर इधर CO2 सॉरी 32 ग्राम O2, तो तब जाकर वो बनेगा 44 ग्राम CO2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग परसेंट कैसे कैलकुलेट करते थे उस कार्बन का कि पर्टिकुलर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना प्रेजेंट है। तो हमने ऐसे किया था कि 12 ग्राम CO2 कार्बन ले लो, उसमें 32 ग्राम O2 ले लो, वो तब जाके बन रहा है 44 ग्राम CO2। तो अगर हम लोग X ग्राम अगर लेंगे तो उससे वो बनेगा Y ग्राम। तो हम लोग यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, परसेंटेज ऑफ कार्बन नथिंग बट कि अगर हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है तब जाकर वो बनता है 44 ग्राम CO2, ठीक है। तो अगर अपने पास X ग्राम अगर कार्बन रहेगा तो वो कितना देगा, Y ग्राम अपने को मिल जाएगा CO2 कार्बन CO2। तो यहाँ से परसेंट का फॉर्मूला क्या था अपने पास, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, ये 12 बाय
44 इंटू वाई बाय एक्स, एक्स बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई बाय एक्स इंटू 100. व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई? ये 12 और 44 तो ये उसमें मीन्स ये तो रहेगा ही कि 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो 44 ग्राम CO2 बनेगा. x ग्राम, ये क्या है x और ये y क्या है? अब यहाँ पे x क्या रहेगा और y क्या रहेगा? ये x ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, और ये जो y है इट्स मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस. कि कितना CO2 बना है. तो यहाँ पर हम लोग कार्बन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं इसमें से, ठीक है. तो ये है परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला. ऐसे और कौन से फॉर्मूला थे अपने पास? कौन से इसमें आता था ये पॉइंट जब हम लोग इसको करते थे? क्वांटिटी एनालिसिस हम लोग जब करते थे तो हम लोग कार्बन का परसेंटेज इससे निकालते थे. और कौन से इसमें क्या और क्या कैलकुलेट किया था, और किस कैसे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते थे? ऐसे परसेंटेज ऑफ, नहीं नाइट्रोजन तो नहीं निकाला, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, नीडेड नहीं है. ऑक्सीजन, और क्या निकाला? हाइड्रोजन का भी निकाला. हाइड्रोजन का कैसे निकाला था कि हाइड्रोजन O2 के साथ कंबाइन होके H2 मिला था, तो क्या चला गया? H2 प्लस O2 दैट गिव्स, तो इससे इसके 2 ग्राम से ये कितना मिला? 18 ग्राम. तो क्या बनता है इसका फॉर्मूला? 2/18 इंटू वाई बाय एक्स इंटू 100. ठीक है. तो ये हाइड्रोजन का कैलकुलेट करते हैं हम परसेंटेज. अब एक मिनट, थोड़ा सा परसेंट वाले फॉर्मूला देख लेते हैं. कार्बन का परसेंटेज हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, और कौन सा परसेंटेज होता था? ऑक्सीजन का कैसे निकलता था? सल्फर का, सल्फर के लिए क्या था? सल्फर के लिए सल्फर, ऐसे ही सल्फर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सल्फर आगे चल के ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट ऐड करने के बाद बैरियम सल्फेट में. यस. तो बैरियम सल्फेट का मोलर मास कितना है? ये अपने पास इसका मास कितना है? 32 ग्राम. और उससे ये कितना मिल रहा है? 32. तो इसका अपना फॉर्मूला कैसे बनेगा सल्फर का परसेंटेज कैलकुलेट करने का? परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू 32 बाय इंटू वाई बाय एक्स इंटू 100. और फॉस्फोरस का क्या था? फॉस्फोरस का क्या बनेगा? हम लोग उसमें जो है फॉस्फोमोलिब्डेनम बना दिए थे. तो फॉस्फोरस का मोलर मास, एटॉमिक मास 31 रहता है, बट वो 2 टाइम्स आता है, तो हम लोग कितना लेते थे? 62 बाय वाई बाय एक्स इंटू 100. अच्छा, यहाँ पर ऐसे एक नाइट्रोजन के लिए भी था. नाइट्रोजन के लिए क्या क्या था? नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन
N2 गैस बनेगी नाइट्रोजन के, इससे कितना बन रहा है, नाइट्रोजन का कितना ग्राम ले रहे हैं हम लोग, यानी 2 मोल ले रहे हैं, यानी कितना नाइट्रोजन का एक या एक 14 तो 2 कितना हो जाएगा, तो ये 28 ग्राम से अपने को नाइट्रोजन कितना मिल रहा है, नाइट्रोजन का 28 ग्राम अगर ले रहे हैं तो उससे कितना बन रहा है, कितना वॉल्यूम बनेगा इसका एसटीपी पर, क्योंकि वो 1 मोल है। यस वो बनेगा 22.4 लीटर। तो इससे हम एक और फॉर्मूला बना देते हैं। कौन सा फॉर्मूला था वो, इसका फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का क्या बनेगा, क्या था छोड़ दो, अब क्या बनेगा, जैसे हम लोग जो पैटर्न यूज कर रहे हैं तो इससे क्या उसका फॉर्मूला बनेगा 28 बाय, अच्छा तो ये ग्राम में है ये लीटर में है, दोनों को सेम करना पड़ेगा, क्या करेंगे 22400 इंटू यस y बाय x, x को हम लोग जो है वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इंटू 100। अच्छा ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल रहता है, yes this is only applicable at STP। तो हम लोग जो है एक्चुअली बात चल रही थी परसेंटेज को लेकर, तो मैंने आपको सारे और बाकी वाले फॉर्मूले बता दिए, बट अभी बात आ गई अपने क्वेश्चन को लेकर ही। तो पहले तो आप इसके फॉर्मूलाज लिख ले, फिर हम लोग बनाते उसका क्वेश्चन। ये परसेंटेज वाले फॉर्मूलाज अगर आपके पास चाहिए तो इसको आप बनाएं। कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन के लिए भी थे ऐसे ही, हाइड्रोजन के लिए भी कौन से फॉर्मूलाज थे, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैसे बनेगा, कोई अगर हैलोजन लेंगे हम लोग, कोई हैलोजन लेंगे उसमें AgNO3 ऐड करेंगे, हैलाइड लेंगे तो कोई भी हो सकता है NaX, तो अपने पास बन जाएगा इधर AgX जो कि प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर क्लोरीन रहेगा तो कितना बनेगा उसका मास, AgCl बन जाता है सपोज क्लोरीन के लिए, तो AgCl का मोलर मास कितना होगा, क्लोरीन का कितना है 35.5 और Ag का कितना है 108, तो कितना हो जाएगा 140 ना 144 नहीं होता है 143.5 कर लेंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, बट अपना लेसन के एंड में करते हैं, क्लास के एंड में करेंगे। बट पहले कंसेप्ट ले लेते हैं। तो परसेंटेज सॉरी हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन या क्या बन रहा है इसके, अपने पास अगर जो हैलाइड है सपोज अपने पास है क्लोराइड, क्लोराइड से क्लोराइड यानी 35.5 ग्राम अगर हम लोग ले रहे हैं तो उससे बन रहा है 143.5, तो इतने के लिए इतना, तो x के लिए y, एंड देयरफॉर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू 35.5 बाय 143.5 इंटू y बाय x इंटू 100। तो वो सिंपल से फॉर्मूला बनते ही है। ऐसे ही ब्रोमीन के लिए क्या बनेगा फिर फॉर्मूला 80 बाय 188 इंटू y बाय x रखने का इसको इंटू 100। ऐसे ही आयोडीन के लिए भी आपके पास होगा कितना, यस 127 बाय, उसको दोनों का ऐड कर लिया जाए 235 इंटू एक्स बाय वाई बाय एक्स। तो ये सारे अपने पास फॉर्मूलाज बन रहे हैं
तो फट से तो आप एक लिस्ट बना लो इनकी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन के लिए किस तरह से हम लोग परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। या तो ये तो परसेंटेज डिटर्मिनेशन अपना बन रहा है। आगे बढ़ जाए। कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन, और ये हैलोजन का अपना परसेंटेज बन रहा है। अच्छा, अपना टॉपिक कहाँ तक पहुंच गया था अपन? हम लोगों ने अच्छा एक क्वेश्चन लिया, थोड़ा लेंथी जाएगा कैलकुलेशन, उसका डिस्कशन देखेंगे, उसको अलग अलग आंसर बन रहे हैं। या हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे मोलार मास, कौन से मेथड से डिटरमाइन कर रहे थे मोलार मास? अच्छा, मोलार मास कैसे डिटरमाइन करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास। एटॉमिक मास बताओ पहले। डिटरमाइन करना है, एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए या इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, वो एक मेथड थी। दूसरी ड्यूलोंग पेटिट लॉ था। ओके, ये तो किसके लिए हो गया? एटॉमिक मास के लिए। फिर मोलर मास पे गए। मोलर मास के लिए क्या था? यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी अपने पास, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वेपर डेंसिटी इनटू 2, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड थी, ठीक है। और ऐसे ही ग्राहम लॉ भी था कि मोलर मास का और डिफ्यूजन का इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का अंडर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी रहता है एक्चुअली। ओके, यानी उसका बोलना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटीज। तो डेंसिटी ही एक्चुअली मोलर मास है, जिसका मोलर मास ज़्यादा रहेगा उसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो ये हो गया अपना मोलर मास। इक्विवेलेंट मास को डिटरमाइन कैसे करते हैं? कौन से मेथड से इक्विवेलेंट मास के लिए इक्विवेलेंट मास को डिटरमाइन करना है? तो मोलर मास बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट। और फैराडे से अपन ने देखा, फैराडे के सेकंड लॉ के जैसा, यानी E1 बाय W1 इज इक्वल्स टू E2 बाय W2, ठीक है। और फिर हमने E1 इज इक्वल्स टू A2 बाय W2 इंटू W1 इस तरह से भी ले सकते हैं। तो उसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि E1 इज इक्वल्स टू W1 बाय W2 इंटू E2। अब यहाँ पर हमारे पास कितने मेथड्स हैं इसके लिए इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन करने के लिए? इस फॉर्मूला बेस, इससे रिलेटेड। तो एक तो हमारे पास हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड से बन जाएगा, दूसरा ये क्लोराइड मेथड से बन जाएगा, और तीसरा आएगा ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड से बन जाएगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का, क्लोरीन का और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है। 35.5। सभी अगर एटॉमिक मास ले रहे हैं तो इसका भी ले लो, 16 होता है। अच्छा 8, ठीक है। तो हमने ये डिटरमाइन कर लिया था। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए पेंडिंग रह गया, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको, बट क्यों ना उसको ट्राई करके देखना आप। क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो कंसेप्ट अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, देखिए उसमें कंबशन यूज किया है उसने, साथ में कंबशन है। दूसरा ये है कि उसका उसने 1 मोल नहीं दिया, 0.01 मोल दिया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सोचिए आप उस पर करेंगे डिस्कशन। अपन डिस्कशन में टाइम जाएगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक को। अच्छा बताए कहाँ तक पहुँच गए थे?
आज हम डिस्कस करने वाले थे एक्चुअली मोल। तो मोल के बारे में क्या बोलते हो? मोल के अपने पास मोल में क्या क्या चीज़ है? मोल कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज बताओ। एक तो गिवन मास बाय मोलार मास हो जाएगा। तो गिवन मास किस में चाहिए अपने को? ये W केजी में रहा तो चल जाएगा? नहीं, ये ग्राम में चाहिए। गिवन मास इन ग्राम। और मोलार मास ग्राम मोल इनवर्स। अच्छा, दूसरा और में दूसरा फॉर्मूला मोलार मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर है अपने पास तो क्या किया जाए? बाय Na कर दिया जाए। और अगर वॉल्यूम गिवन है बाय 22.4 गिवन वॉल्यूम भी लीटर में चाहिए होगा और 22.4 तो ये ऑलरेडी लीटर में होता है। तो ये कंसेप्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? एसटीपी पे होता है। अच्छा, ये मोलर वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? मोलर वॉल्यूम यानी क्या है? मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। तो वो चेंज हो सकता है। तो अभी अगर हमने एसटीपी पे इतना दिया है, अच्छा ये गिवन वॉल्यूम इन लीटर दिया है बट ये एसटीपी पे नहीं है, तो मोल्स कैसे निकलेंगे? मोल्स है, वॉल्यूम दिया है बट इज नॉट एट एसटीपी, तो कैसे करेंगे हम लोग? ये बताइए नहीं मोलर वॉल्यूम कितना है उस टेम्परेचर पे, तो क्या करना चाहिए हमें? पर्टिकुलर बोला है कि पर्टिकुलर 300 डिग्री केल्विन पर उसका वॉल्यूम है 25 लीटर, तो उसमें कितने मोल प्रेजेंट है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे भी मोल्स बन सकते हैं डायरेक्ट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर दे, बट प्रेशर तो दिया नहीं है, प्रेशर 1 एटीएम। दूसरा ये रहेगा कि अगर हमें ये पता है कि 300 केल्विन पे उसका वॉल्यूम 25 लीटर है, तो हमारे पास टेम्परेचर का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है। तो पहले उसको हमें एसटीपी वाले कंडीशन पे मैच करना पड़ेगा। तो T1 बाय T2 इज इक्वल टू V1 बाय V2। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर उसका वॉल्यूम इतना था, तो इस टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्या लगता है 300 पे अगर इतना होगा तो 273 पर कितना होगा? उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है? तो उससे पहले हम लोग उसको लेके आएंगे, लेटर ऑन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। या और कौन सा फॉर्मूला मोल के लिए? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोलैरिटी नॉट लिटी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी वाला, कि मोलैरिटी गिवन रहती है, वॉल्यूम गिवन है, बट वॉल्यूम जो है ना लीटर में नहीं गिवन है, एमएल में गिवन है। तो क्या बनता है? यानी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, ये क्या है? नो डाउट कि ये मोल्स है, तो ये क्या है? इट्स अ मिलीमोल्स। कभी कभी हमें मिलीमोल्स की भी नीड रहती है। ओके, तो ये कुछ मेथड्स रहेंगे मोल कैलकुलेट करने के लिए। और एक सबसे लास्ट n इज इक्वल्स टू या फिर पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, वो वाला वही कौन सा इक्वेशन है? ये आइडियल गैस इक्वेशन। लेसन डिलीट हो गया, इक्वेशन नहीं डिलीट हुआ, तो n इज इक्वल्स टू पी वी बाय आर टी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, बनेंगे, बन रहे हैं। ओके, ये तो मोल हो गया, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मोल तो आपको ऑलरेडी आता है। हम लोग इंटरेस्टेड है ग्राम इक्वालेंट में। इसका ब्रदर कौन सा है? ग्राम इक्वालेंट क्या होते हैं?
मोल्स इनटू मोल्स इनटू एन फैक्टर कि मोल्स डिवाइड बाय एन फैक्टर, यानी मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू एक तो मोल की इक्वल हो सकती है, अदरवाइज बढ़ती जाएगी। अच्छा, और वो एन फैक्टर क्या होता है अब ये तो आपको ऑलरेडी पता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअली है क्या चीज, बट जैसे मोल है क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या है, क्या बोला, यानी अपने पास ये गिवन मास तो रहेगा ही, इक्विवेलेंट मास है मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो हमारे पास ये गिवन मास, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो देखो क्या बनेगा, ये गिवन मास को W लिख लूं, मोलर मास को M लिख लेते हैं, और यहाँ पर उसके डिवाइड में आ जाएगा n फैक्टर, उसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं। तो ये W बाय M क्या है, मोल्स है, तो जो अपन ने ऊपर लिखा था वही तो चीज़ है, ये मोल्स इनटू n फैक्टर। तो यहाँ पर जैसे एक रिलेशन था मोल्स के लिए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या रिलेशन होगा, मोल्स कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नथिंग बट मोल्स, तो व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, वही समझना है कि मोल्स के लिए तो यहाँ पे अपने पास मोलर मास होता है, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट मास होता है, मोलैरिटी से जो मोलर मास से जो रिलेटेड टर्म है वो मोलैरिटी है, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कंसंट्रेशन टर्म अपने पास कौन सी है, नॉर्मेलिटी है। तो अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, ग्राम इक्विवेलेंट नथिंग बट क्या, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो वो बन जाएंगे अपने मोल्स और ये बन जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, दोनों में से रिएक्शन किससे चलती है, मोल से चलती है कि ग्राम इक्विवेलेंट चलती है, तो मोल से क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट से क्या होता है, मोल से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, स्टाइकोमेट्री रहती है उससे, और जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एसिड और बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो एसिड का अगर 1 मोल रिएक्ट किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किया, तो बेस का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। बट मोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट सेम रिएक्ट करेगा, जितना रिएक्टेंट हुए उतना ही वो रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करेगा। इसको समझते हैं प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली समझ में नहीं आ रहा है पॉइंट, बट उससे पहले आप लोग अपने पास फॉर्मूला बना ले। और कोई फॉर्मूला है क्या मोल के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि मोल जो रिएक्ट होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री, बट जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो सेम ही लगते हैं, ये कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। HCl विथ NaOH लेंगे, बताओ क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन, इसका 1 मोल के लिए इसका भी 1 मोल लगा है, इसका एन फैक्टर कितना है 1, इसका भी एन फैक्टर 1 है, तो ये दिस इज मोल इनटू एन फैक्टर नथिंग बट इसके लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी लगे हैं और इसके लिए भी 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट लगे हैं, इसके लिए मोल भी सेम लग रहे हैं और ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम ही लग रहे हैं। तो सर आप तो कुछ और बोल रहे थे, कुछ और रिएक्शन ले लेते हैं। H2SO4
विथ NaOH, ठीक है, दैट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, बैलेंस कर देंगे तो 2 लग रहे हैं। अब इसके 1 मोल 1 मोल H2SO4 के लिए अपना NaOH कितना लग रहा है? 2 मोल लग रहा है। तो इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट लग रहे हैं? उसका n फैक्टर 2 है, तो 1 इंटू 2 नथिंग बट 2 ग्राम इक्विवेलेंट लग रहे हैं, और इसके भी 2 ही ग्राम इक्विवेलेंट लग रहे हैं। मैं यही बात बता रहा हूँ कि देखिए अब यहाँ पे पहले केस में मोल भी सेम लग रहे, ग्राम भी सेम लगे थे, बट सेकंड वाले केस में मोल तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री चलेगा, नो डाउट कि इसके 1 के लिए 2 लगता है, बट ग्राम इक्विवेलेंट देखो कितने रिएक्ट हुए हैं। इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट होते हैं। एंड दैट्स द रीजन जब भी हमें डाइल्यूशन करना है या फिर हमें रेडॉक्स रिएक्शन चेक करना है रेडॉक्स का, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ग्राम इक्विवेलेंट से जाते हैं या फिर मोल से रिलेट कर सकते हैं। हम लोग जब भी मुझे देखना है कि वो कितने मोल्स को कितने इसको रिड्यूस कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, कितना उसका डाइल्यूशन होगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, यस, ना कि M1V1 इज इक्वल्स टू, ये M1V1 M2V2 के लिमिटेशंस हैं। इसको तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो सेम है, लाइक HCl को डाइल्यूट कर रहे हैं, H2SO4 को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो H2SO4 डाइल्यूट करके तो H2SO4 को भी डाइल्यूट करोगे तो रहेगा H2SO4 ही, तो वो कंपाउंड चेंज तो नहीं हो रहा है। बट अगर मैं H2SO4 के साथ में NaOH को रिएक्ट कर रहा हूँ ना, और ऐसे केस में मुझे चेक करना है कि कौन कितना लगेगा, तो मैं इस फॉर्मूला से जाऊँ कि इस फॉर्मूला से जाऊँ? इससे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इससे हमने देखा है कि मोल इसके मोल इज इक्वल्स टू इसके मोल नहीं हो सकते, इसके मोल बराबर नहीं होंगे रिएक्शन में, बट इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं किया जाएगा? तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसका लिमिटेशन है। अब ये कब यूज़ कर सकते हैं? यानी डाइल्यूशन के केस में तो यूज़ कर सकते हैं, डाइल्यूशन के केस में इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट टाइट्रेशन में जब इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में स्पेशली देख रहे हैं कि कितना वो लगेगा उसका अमाउंट, तो दैट टाइम हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए? N1V1 N2V2 या फिर M1V1 M2V2, यस। तो हमने यूज़ करना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। अब इसको और कहाँ देखा था आपने यूज़ होते हुए? N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको? एक तो सबसे पहले इसको हम लोग यूज़ करते हैं डाइल्यूशन के केस में, डाइल्यूशन में, और दूसरा यूज़ करते हैं इसको टाइट्रेशन में, रेडॉक्स में। अच्छा, ये N इंटू V क्या चीज होती है? इट्स अ ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट का और दूसरा फॉर्मूला क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या डिफाइन किया था? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो अगर मैं एक साइड में N इंटू V लिखता हूं और दूसरे साइड में W बाय ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास ले लेता हूँ, तो क्या दोनों इक्वल है? तो इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला ये भी है, कैंडिडेट नहीं है आप लोगों को ऑलवेज इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी जहाँ पर आप लोग डाइल्यूशन के लिए, टाइट्रेशन के लिए, रिडॉक्स के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ कर रहे थे, उसी को हम लोग इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, और हम लोग ये ग्राम इक्विवेलेंट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? यानी कोई चीज़ को मिक्स करना है, दोनों तीनों चारों को मिक्स करना है, तो यानी मिक्सिंग, एन मिक्सिंग,
N1V1 प्लस N2V2 प्लस जितने भी रहेंगे वो डिवाइड बाय V टोटल तो हम लोग करते हैं, बट देखिए इसमें फॉर्मूला में थोड़ा सा और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि नीडेड नहीं ऑलवेज आपको पहला एसिड दूसरा एसिड किसी का भी दे के रखें। कभी ऐसा हो सकता है कि पहले तो ये भी नीडेड नहीं कि दोनों एसिड हो, बट सपोज अगर एसिड है या फिर बेस है दोनों, तो N1V1 पहले इसका उसने नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया और दूसरे इसका ओनली मास दे के रखा है। जब दोनों की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दे के रखेगा तो हम लोग ये फॉर्मूले से जाएंगे मिक्स करने के लिए, बट अगर दोनों का एक का नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया है और दूसरे का ग्राम दे के रखा है, मास दे के रखा है, तो अपना फॉर्मूला में क्या अपडेट करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करके W बाय इक्वलेंट मास हमें लगाना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया सर, बट अप्लाई कैसे करना है थोड़ा उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ अप्लाई होता है बोला इसने, डाइल्यूशन में, राइट। यानी अच्छा आपको ये समझ में आता है क्या, अगर किसी का pH 2 है और उसका 1 ml सोल्यूशन है, उस 1 ml को 10 ml बना दिया तो उसका pH कितना हो जाता है? क्वेश्चन समझा? pH 2 था जब वो 1 ml सोल्यूशन था, उसको हमने क्या कर दिया 10 ml कर दिया। अब उसका pH कितना होगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? तो ये pH 2 का मीनिंग क्या होता है? pH 2 का मीनिंग होता है 10 का पावर -2 मोलार कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे इसकी मोलैरिटी आ गई, यह उसकी नॉर्मेलिटी भी है, एंड नॉर्मल लिखना ज़्यादा बेटर है। और इसका 1 ml, इसको उसने डाइल्यूट कर दिया है कहाँ तक, उसने उसको 10 ml तक कर दिया है, जबकि उसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। तो अगर इसका पहले इतने से इतना हो गया तो अब कंसंट्रेशन कितना हो गया? N2 10 का पावर -3 हो गया, और 10 का पावर -3 हो जाना यानी pH कितना हो जाना है? 3 pH हो जाना है, ठीक है। तो pH 2 से 3 हो गया, बट ये तो 10 टाइम्स डाइल्यूट हो गया था, यानी उसको अपन ने डाइल्यूट किया था। तो क्या पता चला कि अगर कोई 10 टाइम्स डाइल्यूट होता है तो pH में ओनली 1 का चेंज आता है। ये pH की कैलकुलेशन भी हम लोग कौन से फॉर्मूले सॉल्व कर रहे थे? इसी फॉर्मूले सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं एक जगह पे उसको लाने के ट्राई कर रहा हूँ कि सारे ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड कंसेप्ट आपको एक जगह समझाऊँ। ओके, अच्छा इसके लिए कोई ट्रिक भी थी क्या अपने पास? डायरेक्ट फार्मूला इतना सब कैलकुलेशन ना करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर किसी का 10 ml अपने पास सोल्यूशन है, उसका pH 1 है और उसको डाइल्यूट कर दिया है 1000 ml तक, तो उसका pH कितना रहेगा? तो क्या ट्रिक बन रही है इससे कि हमने 10 से लेकर 1000 कर दिया है, यानी कितना टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। अगर इसको 10 से 100 कर देते तो ये 10 टाइम्स डाइल्यूट हो जाता, और 10 से 1000 कर दिया तो ये 100 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। मीन्स 100 मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। तो ये 2 था, पहले इसका pH कितना था 1, और अब उसमें ऐड कर दिया जाए कितना 1 था, 2 ऐड कर दिया जाए, pH कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? इक्विलिब्रियम के टाइम में हमने इसको देखा था, देखेंगे आगे भी और। ओके, बट हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है और इसका मेरे पास 10 ml है, और इसमें इसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलार, और इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ
MnO4 के साथ, मीडियम एसिडिक है, और इसका जो है 0.01 N, इसका इतना नॉर्मल है। मोलर ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा मोलर, इसका मोलर ले लेते हैं तो और मज़ा आ जाएंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ये करता है कि इसका कितना वॉल्यूम लगेगा, इसके इतने इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया कि Fe2 पॉजिटिव है, 10 ml 0.1 मोलर Fe2 पॉजिटिव है, उसको KMnO4 के साथ पोटेशियम मैग्नेट परमैग्नेट के साथ रिएक्ट करवाना है, मैग्नेट के साथ, जिसका कि 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है, और उसके कितना ml लगेंगे इसको टोटली ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। ठीक है, तो पहले क्या किया जाए, ये Fe2 पॉजिटिव कहाँ तक जाता है, Fe3 पॉजिटिव तक जाता है, और मीडियम एसिडिक होने से KMnO4 कहाँ तक जाता है, Mn2 पॉजिटिव तक। तो अभी दो ऑप्शन है, एक तो बैलेंसिंग कर दे रिएक्शन को यहाँ से, या फिर आपको बताएं कि रिएक्शन किससे चलती है, रिएक्शन मोल से चली कि ग्राम इक्विवेलेंट चले। तो इजी जाएगा, हम लोग उस फॉर्मूला से जाएंगे, कौन से, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। तो इधर के साइड में हम लोग Fe ले लेंगे, और इधर के साइड में हम लोग लेंगे मैग्नेट पर मैग्नेट। तो Fe, सबसे पहले तो इसका N फैक्टर कितना आ रहा है, 5, वेरी गुड। नहीं, Fe का N फैक्टर, Fe2 से Fe3 जा रहा है तो उसका 1 ही रहेगा, तो उसकी मोलैरिटी को उसकी नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। तो ये 0.1 इंटू 1, ये हो गया उसकी नॉर्मेलिटी, इंटू वॉल्यूम कितना है 10 ml, इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर कितना दिया है 0.01 इंटू, यस 5 इंटू V2, यस। तो व्हाट इज V2, यस। तो फाइनली अपना V2 जो बनेगा उसका वॉल्यूम 20 ml, ml चाहिए लीटर चाहिए, क्योंकि इधर ml में था तो इधर भी आंसर ml में आएगा। तो ये हो गया एकदम सिंपल वे से इसका कैलकुलेशन। तो जब भी ऐसे रिडॉक्स वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर डाइल्यूशन वाले आएंगे, हम लोग किस में यूज़ करेंगे उसको, N1V1 नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट से यूज़ करेंगे। अच्छा, दो एसिड को तो मिक्स कर दिया, अब एसिड और बेस को मिक्स कर दो, एन मिक्सिंग तो लगा ही दो, बट क्या, यस, N1V1 माइनस N2V2 बाय V टोटल। बट द पॉइंट इज दैट किसको माइनस करते हैं, एसिड को कि बेस को, यस, यानी एसिड को माइनस कर दो या फिर बेस को माइनस कर दो, यानी N1V1 जो ग्रेटर होगा, यानी N इंटू V जो ग्रेटर होगा उसको N इंटू V से माइनस करना है दूसरे वाले। ठीक है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अपने पास 1.1 मोलर HCl, 10 ml HCl, 0.1 मोलर ml H2SO4, एंड उसमें 6.3 ग्राम HNO3 और साथ में थोड़ा सा पानी 20 ml। व्हाट इज द फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन अपना पेंडिंग रहेगा और एक वो क्वेश्चन पेंडिंग रहेगा। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग इवनिंग में डिस्कस करेंगे। 20 ml वाटर है, पानी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ताकि
कैलकुलेशन इजी हो जाए। पहला HCl है, दूसरा H2SO4 है और तीसरा HNO3 है। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।